हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन myexamsite.ai आपके लिए नीट रिवीजन सीरीज़ में एक फिजिकल केमिस्ट्री में नया चैप्टर लेके आया है। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो डील किया था थर्मोडायनेमिक्स, उसी तरीके से ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सब बच्चों को लगता है कि यहाँ से जब क्वेश्चंस आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो गए, वो इस चैप्टर को स्किप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिकॉज इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है। बट वंस अगेन उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में जैसे मैंने आपका कहा था, नीट एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे हमें डेप्थ कॉन्सेप्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से हम केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को सच द वे कवर करेंगे कि यहाँ पे हम मेन फोकसेस अगर ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर डिस्कस करूँ कि लास्ट जो 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, 10 ईयर्स के पेपर के बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम चैप्टर का थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सो हमें एक जस्ट आइडिया लग जाए फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिसेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अभी तक अगर हम लोग देखें जो कवर हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक तो बहुत जनरली एक बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग केसी और केपी का यूज करते हैं, केसी एंड केपी का, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन टर्म्स में एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ द प्रेशर के टर्म्स में। तो केसी एंड केपी का फॉर्मूला जस्ट सिंपली अप्लाई होता है। एक सेकंड जो यहाँ पे रिलेशन यूज होता है, दैट इज अ केपी इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ द रिएक्टेंट। और केपी और केसी का ये रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन हमारा क्वेश्चंस में यूज होता है। और जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज अ ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटिलियर प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये मेजर टॉपिक्स हैं जिसके अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। बियॉन्ड दैट मतलब यहाँ से इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। और मेजर जो पार्ट है चैप्टर का, जो मेजर फोकस है, जो मेजर पार्ट है, वो इन्हीं 3 रिलेशंस, इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट। देन आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं बता दूंगा कि वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें लास्ट 10 ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस में, बट आप ये लेके चलिए कि बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेसिक है आप लोगों के लिए। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ रहा। अभी हम लोग सिंपली क्वेश्चंस में देख लेंगे किस तरीके से मेजर ऑफ द क्वेश्चंस सिमिलर टॉपिक्स पे हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं, और या फिर स्ट्रेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया केसी एंड केपी के बारे में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन गिवन है ए प्लस बी बी, इट गिव्स अस सी सी प्लस डी डी एट इक्विलिब्रियम। तो केसी यहाँ पे अगर ये देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ये डिफाइंड है एक्वस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको कंसंट्रेशन टर्म्स में डिफाइन कर दिया है। तो केसी इक्वल्स टू सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेजिंग टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर केपी होता तो केपी के टर्म्स में क्या हो जाता, इस जगह पे ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या आ जाता, पार्शियल प्रेशर आ जाता। क्या आ जाता, पार्शियल प्रेशर आ जाता। अगर हम लोग केपी की बात कर रहे होते, यहाँ पे किसका डिस्कशन कर रहे होते, केपी का डिस्कशन कर रहे होंगे, तो ये पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा केसी कवर हो गया, केपी कवर हो गया। इन्हीं दोनों को रिलेट जो करता है वो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केमिकल इक्वेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये रिलेशंस जो है यहाँ पे कि अगर सिंपली अगर कोई रिएक्शन गिवन है एट इक्विलिब्रियम पे, तो हमने जब वहाँ पे केसी डिफाइन किया है, केसी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर यही रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो ये रिएक्शन रिवर्स होने पे क्या हो जाएगा, जो इस रिएक्शन का केसी होगा वो इनवर्स किसका हो जाएगा, ओरिजिनल केसी का, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने किसी रिएक्शन को अगर मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, जो केसी फॉर्म होगा, वो क्या हो जाएगा, केसी टू द पावर n हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस टाइप के रिलेशन क्वेश्चंस भी हमसे बहुत पूछे गए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस में इसको देख लेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट है, जो मैंने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल ही है, यहां पे ये है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग को ये देखना होता है वहां पे कि इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो वेरियस पैरामीटर्स है, वेरियस पैरामीटर्स यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, वॉल्यूम है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम लोग बात कर ले, या फिर हम लोग कंसंट्रेशन की बात कर ले, तो वहां पे क्या चेंजेस डेवलप होंगे कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन जो होगी वो वेरी करेगी। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब किसी साइड पे अगर किसी चीज को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उसका मूवमेंट क्या होगा, हायर साइड से टुवर्ड्स द लोअर साइड। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन होगी वो शिफ्ट किस में हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली रिवर्स किस में हो जाएगा, डिक्रीज कंसंट्रेशन में। उसी तरीके से अगर हम लोग इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीज टेम्परेचर की बात करें तो इंक्रीज टेम्परेचर की कंडीशन क्या हो जाएगी, दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि हमें टेम्परेचर या हीट हमें प्रोवाइड करनी होगी, तो डायरेक्शन जो इक्विलिब्रियम की होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। डिक्रीज टेम्परेचर के केस में क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। यहां पे वही कॉन्सेप्ट है, जिस चीज जहां पे हायर साइड है वो मूवमेंट कैसे करेगी, लोअर साइड पे, और लोअर साइड वाला है तो हायर साइड वाली उसकी उस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। सिमिलरली अगर बात करते हैं नेक्स्ट इंक्रीज प्रेशर की बात में, तो इंक्रीज प्रेशर के केस में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं डिक्रीज प्रेशर की कंडीशन में बात करूं तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर, जब एडिशन करा जा रहा है इनर्ट गैस का एट द कांस्टेंट प्रेशर में, तो इक्विलिब्रियम जो होगा शिफ्ट होगा किधर, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स की जो यहाँ पे जो बात करी जा रही है बार बार, वो क्या हो रहा है, डेल्टा एन। डेल्टा एन जो अभी हमने देखा था, डेल्टा एन क्या था, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स प्रोडक्ट्स के माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन व्हेन इट इज एट अ गैसियस स्टेट पे। ओके, एडिशन ऑफ द इनर्ट गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे आ जाता है और स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, और यहां पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये है नो इफेक्ट। जब इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगहों पे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, ये तो हो गया हमारा किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट इन शॉर्ट कवर्ड। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ बेसिक टर्म्स जो होती है दैट इज एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। बाकी आप ये देखेंगे लुईस एसिड एंड द बेसिस है। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक जस्ट उसकी डेफिनेशन देख लेनी है और कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन से, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स है। कभी कभार कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछ लिया जाता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या होता है, जैसे डिफरेंस होता है ऑफ द H+ आयंस का। तो आप बस इतना सा ध्यान रखें, उसमें ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली किसी भी उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो पूछ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में देखूँ तो यहाँ पे जो सॉल्ट की जो मिक्सचर जो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक बेस ले लिया, या वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, या फिर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, और या फिर आइदर दोनों ही वीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोलिसिस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अगर हम लोग देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि इसके दोनों ही आयन जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन कंडीशन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, दैट मीन्स कि इसका जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर जब हम लोग ये जो दो कंडीशंस हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले पे आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पे सिंपली सारी वैल्यूज गिवन होगी, आपको पीएच कैलकुलेशन करनी होगी, या फिर आइदर वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर वो मतलब डिफाइन करने को कह रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको फाइंड ही करनी है। तो वहाँ पे हम लोग बैठ के हम लोग वहाँ फाइंड नहीं करने बैठेंगे कि भाई हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ये फॉर्मूलाज मैं बता देता हूँ कैसे आपको मेमोराइज करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो एसिडिक सॉल्यूशन है,
तो एसिडिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि KH का जब फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं, देखो KW तो सब में आएगा, ठीक है, KW सब में आ रहा है, बट अगर एसिडिक है तो डिवाइड किसका आ रहा है, KB का आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी KB आ गया, यहाँ भी KB आ गया, और यहाँ पे भी PKB आ रहा है। और देखोगे तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है सभी में। बट बेसिक सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो जब सॉल्यूशन बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे जो डिवाइडेशन आ रहा है आप देखोगे Ka का डिफाइंड आएगा, मतलब जिस सॉल्यूशन का जो नेचर है उसके अपोजिट का यहाँ पे डिवाइड आएगा, ठीक है। तो KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KW अपॉन Ka। इसी तरीके से ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे सब जगह नेगेटिव था, यहाँ पे सब जगह पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट की अगर बात करते हैं, तो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों ही वीक है, तो इसका क्या होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। जो हमारे फॉर्मूलेस थे वहाँ पे, यहाँ पे क्या डिवाइड आ गया, KW अपॉन K इंटू KB। इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूलाज इसके आ जाएंगे, और pH का ये जो है ये डिफाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट आपके पास में आ जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, pH एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहां पे ये जो टॉपिक है, यहां पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। pH कैलकुलेशन अगर हेंडरसन्स इक्वेशन दे रखी है, pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय द एसिड। इसी तरीके से POH के केस में pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता हमें, सिंपली क्या हो जाता है, दैट जस्ट आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है, किसका, प्रोडक्ट साइड की जो कंसेंट्रेशन है उसका आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे MXXY जो ले लिया है, अगर इसको हम लोग देखें MX और XY, तो MXXY को अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, XM प्लस ऑफ Y प्लस YX माइनस ऑफ X। अब यहां पे अगर जब इसका KSP डिफाइन करेंगे तो KSP क्या हो जाएगा इसका, फॉर एग्जांपल यहां पे इसकी S सॉल्युबिलिटी का ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, XS की पावर X। यहां पे इसको कैपिटल कर देना, ठीक है। तो और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, YX और इसी के ऊपर Y। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो XS और ये Y की पावर Y और S आ जाएगा X प्लस ऑफ Y। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी का एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल AgCl का अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट लिख रहा हूँ तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन, Cl माइनस एट एनी कंसेंट्रेशन, और KSP जब डिफाइन हो रहा है इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो इट इज इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन पे। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं इसमें हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास में आयनिक प्रोडक्ट पे एक कंडीशन है, दैट इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन वाली जो बात है ये भी बहुत जगहों पे पूछा जाता है कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में। तो यहाँ पे सिंपली जो अभी हमने आयनिक प्रोडक्ट और KSP जो देखा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, तो आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो होगा, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेसर है देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा एंड प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर। मतलब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर कम आ रही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। बट अगर दोनों इक्वल है आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। एंड अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर आ रही है मतलब KSP से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन अकर होगा। तो आपको ये डिफाइन रखना है कि हमेशा ध्यान ये रखना है कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जब भी ग्रेटर होगी तो प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर इक्वल होती है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और अगर जब ग्रेटर है और प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन कम नहीं होगा जब आयनिक प्रोडक्ट लेस होगा। तो इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो एक जस्ट एक रिव्यू कर लिया वहाँ पे।
मेजरली हमें क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए ये देखना है कि यही जो पॉइंट्स जो हमने कवर किए हैं, जो डिस्कशन किया है, वही जाके इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर हो रहा होगा। मैं आपको मेजर ऑफ द क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में या तो आपको बफर से क्वेश्चन मिल रहे होंगे, या सॉल्ट की पीएच कैलकुलेशन होगी, या फिर आइदर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछा होगा। उसी तरीके से अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपसे केसी की वैल्यू या तो कैलकुलेट कराई होगी, या फिर केपी कैलकुलेट कराया होगा, या फिर आइदर रिलेशंस यूज हो गया, और द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल पे आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ में। ओके, सो ये हो गया हमारा एक ब्रीफ रिव्यू। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो हमने जो ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन देखा उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस के साथ में। सो फर्स्ट पार्ट हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कवर किया था, देन आयनिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे PYQs के, एंड देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस आयनिक इक्विलिब्रियम के। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द N2 plus O2 gaseous it gives 2NO gaseous is K। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दिया हुआ है हमें यहाँ पे वो कितना गिवन है, K गिवन है इस रिएक्शन के लिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द हाफ ऑफ N2 plus हाफ ऑफ O2 gaseous it gives a NO gas will be। ये हमारा AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें जो हमें रिएक्शन गिवन है, अगर आपको याद है तो मैंने जो सेकंड जो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया हुआ था कि अगर सिंपली अगर इसका डिफाइन K है, अगर किसी रिएक्शन को हमने N से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी रिएक्शन को हमने N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसकी जो नया इक्विलिब्रियम हो जाता है वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर टू द N हो जाता है। यही देखा था हमने। सिमिलरली हमने एक और चीज वहां पे देखी थी कि अगर रिवर्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो इनवर्स हो जाएगा एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, N की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा दैट इज अ K डैश। अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं K डैश, तो K डैश जो यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K की पावर 1/2, K की पावर 1/2। क्योंकि हमने देखा था कि अगर N वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, N से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश कितना हो जाएगा, K की पावर N। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो गई 1/2, दैट मीन्स K डैश इक्वल्स टू K की पावर 1/2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए इसको एक बार, इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे हुआ क्या है, सिंपली वही हुआ है कि जस्ट K डैश को K डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर N हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम जो हमने एज प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है वही है, यही कॉन्सेप्ट हमने इन ब्रीफ भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन को, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग आर। हमें यहाँ पे 3 रिएक्शंस गिवन है। N2 plus 3H2 gives 2NH3 जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। N2 plus O2 gives 2NO जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और जो थर्ड रिएक्शन है हमारे पास में दैट इज H2 plus हाफ O2 gives H2O, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K3 है। अब यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि ये जो 3 रिएक्शंस हमें गिवन है, बेस्ड ऑन इन 3 रिएक्शंस के बिहाफ पे हमें एक जो नई रिएक्शन फॉर्म हुई है उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो हो रहा है ये प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है, सॉरी ये रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है। अब ये जब रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है और फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे तो ये प्रोडक्ट साइड पे, तो दैट मीन्स कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है उसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2NH3 एट इक्विलिब्रियम इट गिव्स 2NH3 एट इक्विलिब्रियम इट गिव्स N2 plus 3H2, N2 plus 3H2, N2 plus 3H2। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डिफाइन हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स करने पे 1/K1। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो N2 plus O2 के केस में N2 plus O2 gives 2NO। तो ये तो जो है वो प्रोडक्ट की साइड पे है, ये प्रोडक्ट साइड पे है, दैट मीन्स कि हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो N2 plus O2 जो होगा, N2 plus of O2, N2 plus O2 gives 2NO। तो यहां तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, K2 का K2 ही रहेगा। बट अगर हम लोग थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन के केस में क्या है, H2 plus हाफ O2 gives H2O। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो वाटर जो दे रखा है, वाटर पे यहाँ पे जो कॉफिशिएंट आ रहा है, स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट दैट इज 3 आ रहा है।
इसका मतलब क्या, हमें इस वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2 O2 इक्विलिब्रियम कंडीशन, इट गिव्स 3H2O। तो जिस कंडीशन में हमने किसी रिएक्शन को अगर मल्टीप्लाई किया है किसी पर्टिकुलर एक n फैक्टर वैल्यू से, दैट मीन्स कि हमने इसको यहां से 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे जो इसका k डिफाइंड होगा, इस केस में k क्या हो जाएगा इसका, दैट इज k3 की पावर 3। तो हमारे पास में 3 इक्वेशंस यहां पे, जो 3 फॉर्मेशन 3 रिएक्शंस हमने जो लिखी है, ताकि हमें जो ये फाइनल रिएक्शन है, दैट इज 2NH3 प्लस 5/2 O2 गिव्स 2NO प्लस 3H2O। तो हमें यहाँ पे इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो जब इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल जो रिएक्शन आएगी वो आएगी 2NH3 प्लस 5/2 O2 एट इक्विलिब्रियम, इट गिव्स 2NO प्लस 3H2O। तो जब हम तीनों रिएक्शंस को जब ऐड किया है तो इसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे के सारे। तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इस रिएक्शन का जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो k की वैल्यू जो होगी, दैट इज अ फाइनल k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फाइनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, K2 इंटू K3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय K1, K2 इंटू K3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय द K1। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, K2 इंटू K3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय द K1, तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे जो हमने टर्म्स देखी थी, दैट इज केपी और केसी। तो मैंने कहा था जब यहाँ पे गैसियस टर्म्स में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जब गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वहाँ पे होंगे तो हम वहाँ पे केपी टर्म यूज़ करेंगे, बट व्हेन इट इज एक्वस सॉल्यूशन तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, केसी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन्स CO2 गैस एट प्रेशर ऑफ 0.4 atm। मतलब 20 लीटर का कंटेनर है जिसमें CO2 गैस प्रेजेंट है और उसका प्रेशर कितना है, 0.4 atm है। मतलब वॉल्यूम हमें गिवन है 20 लीटर्स, प्रेशर हमें कितना गिवन है, 0.4 atm है। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं, एंड एन एक्सेस ऑफ SRO नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड SRO। ठीक है, ध्यान रखिए सॉलिड SRO, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड। अब जो वॉल्यूम है कंटेनर का, जो हमें वॉल्यूम था कंटेनर का, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो जब जो प्रेशर जो है CO2 का, जब वो मैक्सिमम वॉल्यूम जब अटेंड कर लेगा, तो मैक्सिमम प्रेशर जब उसका हो गया, व्हेन प्रेशर CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो उस कंडीशन में उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो रिएक्शन गिवन है हमें SrCO3 सॉलिड गिवन है, ये भी हमारे पास सॉलिड है। तो अगर मैं Kp यहाँ पे डिफाइन भी करूंगा तो Kp किसके लिए डायरेक्टली डिफाइन होगा, CO2 के लिए, क्योंकि गैसियस क्या है यहाँ पे, बस CO2 है। तो Kp जो गिवन है, तो यहाँ पे जो Kp की वैल्यू गिवन है, तो Kp जो हो जाएगा दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल हो जाएगा। और Kp की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 1.6 atm, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1.6 atm। अब जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास में क्वेश्चन में, क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 20 लीटर का कंटेनर है और प्रेशर कितना, 0.4 atm है। मतलब P1 जो था दैट इज अ 0.4 atm, और V1 जो गिवन था हमें, V1 कितना था, 20 लीटर, V1 कितना था हमारे पास में, 20 लीटर्स। तो V1 हमारे पास 20 लीटर्स है, और जो नेक्स्ट कंडीशन बोली गई है वो ये है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जब प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्रेशर जो क्या है उसकी Kp के वैल्यू के इक्वल हो गया, दैट इज ये 1.6 atm। तो यहाँ पे P2 की जो वैल्यू है, P2 कितना हो जाएगा हमारा, 1.6 atm, और हमें क्या फाइंड करना है, V2,
तो ये जो कंडीशन हो गई प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है, V2 कैलकुलेट करना है। तो P1V1 कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 लीटर्स के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 5 लीटर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अ 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही जो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे हमने जो डिस्कशन किए थे उसी के बिहाफ पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन देखेंगे दैट इज द A2 प्लस B2, इट गिव्स X2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या हो रहा है दैट इज द माइनस ऑफ जो हीट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज द माइनस ऑफ X किलो जूल, दैट मीन्स इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में अगर हीट एनर्जी ऑलरेडी लिबरेट हो रही है तो अब मुझे टेम्परेचर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक की कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक की अगर कंडीशन में हम लोग बात करें तो एक्सोथर्मिक कंडीशन में हमें यहाँ पे लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, क्योंकि हीट एनर्जी ऑलरेडी वहाँ पे लिबरेट हो रही है, तो हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे टेम्परेचर हमें लो करना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन क्या हो रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी होगी। अब प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर का अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स अ लोअर प्रेशर कंडीशन की साइड पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे हाई प्रेशर की कंडीशन होगी, जो प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर कंडीशन हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दैट मीन्स लो टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर कंडीशन। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन हमारी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, दैट इज द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटीएम इन अ मिक्सचर ऑफ 4 grams ऑफ ऑक्सीजन and 2 grams of hydrogen confined in a total volume of 1 liter at 0 degrees Celsius. गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हमें गिवन है 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर हमें गिवन है कितना, 273 केल्विन। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो मिक्सचर में हमें गैसेस दी हुई है 4 grams ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 grams ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन अप्लाई होगी दैट इज अ PV इज इक्वल्स टू NRT। PV इज इक्वल्स टू NRT। PV इज इक्वल्स टू NRT अप्लाई होगी, उससे बिफोर हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे मिक्सचर के। अब नंबर ऑफ मोल्स अब जब मिक्सचर के हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4/32 प्लस 2/2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9/8। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग बात करें PV इज इक्वल्स टू NRT, तो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है, N की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9/8, और R की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना गिवन है, 273 केल्विन। तो यहां से जब प्रेशर की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी तो प्रेशर की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, दैट इज 25.18 ATM, 25.18 ATM। तो ये हमारा किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 से, दैट इज 25.18 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो हमें रिएक्शन गिवन है दैट इज 3O2 गैसियस, इट गिव्स 2O3 गैसियस। अब रिएक्शन में फॉर द अबव रिएक्शन है 298 केल्विन, द Kc इज फाउंड टू बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 3 × 10⁻⁻⁴9। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज गिवन एज 0.040 मोलर, देन कंसंट्रेशन ऑफ O3 इन मोलर इज। तो यहाँ पे Kc जो है हमें Kc डिफाइन करना होगा, तो Kc यहाँ पे कितना हो जाएगा, Kc जो यहाँ पे होगा, Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 3।
अब यहाँ पे केसी की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 3 × 10 की पावर माइनस ऑफ 59, 3 × 10 की पावर माइनस ऑफ 59 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ O3 हमें कैलकुलेट करनी है, O2 हमें गिवन है यहाँ पे, तो O3 की पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 10 की पावर माइनस ऑफ 2 क्यूब। अब यहाँ पे O3 स्क्वायर जो है, कंसंट्रेशन ऑफ O3 स्क्वायर, जब इसको देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस ऑफ 59 इंटू ये कितना हो जाएगा 64 × 10 की पावर माइनस ऑफ 6, ये समवॉट आएगा 19.38 इंटू 10 टू द पावर, और ये माइनस 59 और ये माइनस का 6 हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया 10 की पावर माइनस ऑफ 64। अब स्क्वायर से जब इस वैल्यू को देखेंगे तो ये नियर बाय अप्रॉक्स जो हमारी आ रही होगी दैट इज 4.38 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 32, तो ये 4 इंटू 4.38 इंटू 10 की पावर माइनस 32 के नियर बैठेगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा 4.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 32, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 4.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन A plus B एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इट इज गिविंग अ C plus D आर 2, 3, 10 एंड 6 मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ A 2 दे रखी है, B की 3 दे रखी है, C की 10 एंड D की हमें यहाँ पे 6 दे रखी है। सेम हमें यहाँ पे वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना है, तो जो Kc की वैल्यू हो गई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन द डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन इज। अब यहाँ पे डेल्टा G नॉट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेल्टा G नॉट का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 माइनस ऑफ 2.303 RT लॉग ऑफ Kc। अब यहाँ पे डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 है, माइनस ऑफ 2.303 R की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलोरी में चाहिए, फाइनल आंसर जो हमें डेल्टा G नॉट चाहिए वो कैलोरी में चाहिए, और R की वैल्यू हमें 2 कैलोरी गिवन भी है यहाँ पे, तो R यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 2। टेम्परेचर हमें यहाँ पे कितना गिवन है 300 केल्विन, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग ऑफ Kc की अगर हम बात करें तो Kc दैट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की अगर देखें तो 10 × 6 और डिवाइडेड बाय द 2 × 3 हो जाएगा रिएक्टेंट साइड पे, तो ये हो जाएगा 10 × 6 डिवाइडेड बाय 2 × 3। तो अगर डिनोमिनेटर साइड पे हम लोग देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 to 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2.303 इंटू 2 इंटू 300 लॉग ऑफ 10, कितना हो जाएगा लॉग 10 का वैल्यू 1। अब ये यहाँ पे इसको जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 1381.80 कैलोरी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज अ माइनस ऑफ 1381.80 कैलोरी। देन अगर हम इसमें देखें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B plus C द Kc इक्वल्स टू 4 × 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4 × 10 की पावर माइनस 3। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, तो कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C वो हमें तीनों सेम दे रखी, दैट इज 2 × 10 की पावर माइनस 3 मोलर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज अ रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट का जो रिलेशन होता है हमें उसमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पे सेम जैसे हम लोग Kc कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमें रिएक्शन क्वोशिएंट भी कैलकुलेट करना होता है। अब रिएक्शन क्वोशिएंट की केस में ये होता है कि जब हम उसको Kc से जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से मतलब कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है।
तो पहले हम लोग रिएक्शन क्वेश्चन की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर Q कैलकुलेट करते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अ बी और सी की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन हमें सेम दे रखी है यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3 इंटू 2 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 × 10 की पावर -3 की पावर 2। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ रही है 1, Q की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और Kc की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है 4 × 10 की पावर -3। तो Q की वैल्यू क्या है, Kc की वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। Q की वैल्यू जो है वो Kc से ज़्यादा है, दैट मीन्स Q इज़ ग्रेटर देन Kc, Q इज़ ग्रेटर देन Kc। तो जब Q की वैल्यू Kc से ज़्यादा होती है तो ये कंडीशन होती है बैकवर्ड रिएक्शन की। ये कंडीशन किसकी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन की, बैकवर्ड रिएक्शन की। इसी का जस्ट अगर यहाँ पे Q की वैल्यू लेस देन Kc हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और दोनों की वैल्यू अगर सेम हो रही होगी तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। तो Q इक्वल्स टू 1, दैट इज मतलब यहाँ पे Q ग्रेटर आ रहा है Kc से, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखें, रिएक्शन हैज गोन टू कंप्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गलत है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है। जब Q इक्वल्स टू Kc होता तो इक्विलिब्रियम हो जाता। इस कंडीशन के लिए Q इक्वल्स टू Kc होता है यहाँ पे, और जो फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए यहाँ पे क्या होता, Q इज लेसर देन Kc होता, बट यहाँ पे रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये मैट हुई है, दैट इज द Q इज ग्रेटर देन द Kc। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज द रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पे Kp एंड Kc के टर्म्स पे जब हमने एक रिलेशन देखा था, Kp इक्वल्स टू Kc RT टू पावर डेल्टा n। अब डेल्टा n जब हमें ये जितनी भी रिएक्शंस गिवन है इसमें हमें डेल्टा n कैलकुलेट करना है। तो Kp एंड Kc जहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू 0 आ जाएगी, जहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि रिलेशन क्या है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n। जैसे डेल्टा n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में Kp और Kc क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट हमसे यहाँ पे क्या बोला है, Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, तो डेल्टा n की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा n की वैल्यू जो होगी, फर्स्ट रिएक्शन के केस में डेल्टा n जो होगा दैट इज यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री कितनी हो जाएगी, 1 + 1, ये 2, 2 - 2, ये कितना आ रहा है 0। सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 गैसियस प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। तो डेल्टा n इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और ये 1, दैट इज अ 2 - 1, दैट इज अ 1। उसी तरीके से अगर थर्ड की बात करेंगे यहाँ पे, तो थर्ड केस में क्या है, H2 + I2 गिव्स 2HI, तो ये कितना हो जाएगा 2 - इधर की साइड से 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2, दैट मीन्स 0। उसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ ऑप्शन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2 इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा n 0 किस कंडीशन में नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर 2 में डेल्टा n की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये वो कंडीशन है जहाँ पे Kp Kc का इक्वल नहीं हो रहा है। तो मीन्स हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान रखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट क्वेश्चन जो PY को हम डिस्कस करने वाले हैं, और सेम ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग रिएक्शन को कंपेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है एक रिएक्शंस के 2 रिएक्शन से किस तरीके से कंपेयर करने हैं। अगर वो इन्वर्स हो रहा है तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा उस कंडीशन में। तो बेस्ड ऑन दैट उसी पे ये क्वेश्चन हमारे पास में, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रिया आर गिवन बिलो, दैट इज अ 3A2 + B2 इट गिव्स अ 2A3B। इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया गया, दैट इज अ K1। उसी तरीके से A3B इट गिव्स अ 3/2A2 + ½ ऑफ B2, उसी के लिए हमारे यहाँ पे डिफाइन किया गया है K2। अब हमें रिलेशन किसके बीच में बताना है, K1 एंड K2 के लिए।
तो K1 को अगर हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं तो K1 यहां पे जब डिफाइन होगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी आ रही है, A3B टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B2। इसी तरीके से अगर हम लोग K2 यहां पे डिफाइन करेंगे तो K2 यहां पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज A2 की पावर 3/2, A2 की पावर 3/2, B2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय A3B। अब हमें इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशंस डेवलप करना है। तो इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में अगर रिलेशंस डेवलप करना है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो A3B की पावर कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है। और इसी तरीके से ये जो कंसंट्रेशन है वो उसमें कहाँ पे आ रही है, ऊपर की साइड पे आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, K2 को किससे, K2 हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप K2 स्क्वायर करोगे, जैसे ही K2 स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर 3 और कंसंट्रेशन ऑफ B2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A3B की पावर 2। अब यहां पे K2 इस तरीके से आ गया। अब K1 से अगर हमें इससे सिमिलर लाना है तो K1 वाली कंडीशंस के लिए क्या हो जाएगा, K2 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1/K1। तो K2 स्क्वायर तो K2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/K1 हो जाएगा। दैट मीन्स K2 कितना हो जाएगा, K2 कितना हो जाएगा, K1 की पावर -1/2। सो यहां से रिलेशन क्या डेवलप हो जाएगा, K2 इज इक्वल्स टू K1 की पावर -1/2। पहले तो हमने क्या करा, दोनों केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर ली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करने के बाद हमने K2 को जब K1 से कंपेयर किया तो यहां पे देखा कि इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था। तो हमने K2 का स्क्वायर कर दिया। अब जब हमने K2 का स्क्वायर कर दिया फिर अगेन हमने उसको K1 से जब कंपेयर किया तो देखा कि ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो कहाँ आ रही है, ऊपर की साइड पर आ रही है इसमें K1 के केस में। तो K2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन हो गया वो। तो K2 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1/K1। तो K2 इक्वल्स टू K1 की पावर -1/2। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन जो इसमें बैठ जाएगा वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, K2 इक्वल्स टू 1/K1। अब हमने सभी क्वेश्चन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज की साइड पे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम पीवाईक्यूज में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH and HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस, pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो हमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इसमें हमें फाइंड करना है कि इस गिवन मिक्सचर, इस सॉल्यूशन में किसका pH जो होगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हर एक ऑप्शन में सिमिलरली हम लोग जस्ट एक ये देखें तो यहाँ पे अगर मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं हमें, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। तो वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन है, फिर हम लोग यहाँ पे उन दोनों के डिफरेंस पे देख सकते हैं कि न्यूट्रलाइज पे कितने उसके मोल्स मतलब एसिड के कितने बच रहे हैं। वहाँ से हमें H+ कंसनट्रेशन मिल जाएगी। H+ कंसनट्रेशन मिलने के बाद हम लोग pH कैलकुलेट कर देंगे बाय द फॉर्मूला -log H+ कंसनट्रेशन से। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में हम लोग करके देख सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो इस पे 75 ml m/5 मोलर m/5 HCl जो हमें गिवन है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 75 ml m/5 HCl प्लस 25 ml m/5 NaOH गिवन है। अब अगर फर्स्ट वाले कंडीशन में अगर HCl वाले केस में अगर हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इसके मिली मोल्स, तो मिली मोल्स इस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे HCl वाली कंडीशन पे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 75 × 1/5, तो ये कितना आ जाएंगे 15 मिलीमोल्स।
उसी तरीके से अगर हम लोग NaOH वाले केस में कैलकुलेट करेंगे तो NaOH वाले केस में कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 1/5, ये कितने हो जाएंगे 5 मिलीमोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स टू न्यूट्रलाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पे 15 मिलीमोल्स है और ये 5 मिलीमोल्स है, तो फॉर द न्यूट्रलाइज करने के लिए तो कितने मिलीमोल्स HCl के यहाँ पे बच रहे हैं, तो यहाँ पे HCl के क्योंकि इस पे 15 आ रहे हैं और NaOH के केस में कितना आया था 5 मिलीमोल्स, तो HCl के रिमेनिंग मोल्स कितने बच रहे हैं ऑन द न्यूट्रलाइजेशन पे, तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, मोल्स आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, मोल्स आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो HCl के जो यहाँ पे मोल्स आएंगे जो कि किसके इक्वलेंट हो जाएंगे, H+ के इक्वल, तो HCl के मोल जो यहाँ पे H+ के इक्वल हो जाएंगे वो यहाँ पे 15 माइनस ऑफ 5, तो ये कितना बचेगा 5 मिलीमोल्स, 15 माइनस ऑफ, तो यहाँ पे ये 10 बच जाएंगे। तो 15 माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल्स। अब यहां पे जो वॉल्यूम हमें गिवन था, वॉल्यूम अगर हम लोग टोटल इसको अगर कैलकुलेट करें तो 75 + 25 दैट इज 100 ml होगा, 100 ml होगा। अब इसकी यहां पे मिलीमोल्स हमें पता चल गए, वॉल्यूम हमें गिवन है, तो मोलैरिटी अगर हमें निकालनी है इसकी, मोलैरिटी अगर हम लोग देखेंगे H+ कंसंट्रेशन की मोलैरिटी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी 10 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय द कितना 100, ये कितना आ जाएगा 0.1 मोलर, किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0.1 मोलर के इक्वल आ जाएगा। अब हमें जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ 0.1 मोलर पता चल गई तो pH क्या होता है, pH इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H+ कंसंट्रेशन, माइनस ऑफ लॉग H+ कंसंट्रेशन, तो माइनस ऑफ लॉग 0.1, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो जो कंडीशन है यहाँ पे जो थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है दैट इज 75 ml M/5 HCl + 25 ml M/5 NaOH, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो pH जो रिक्वायर्ड pH है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो C है, मतलब C पार्ट दे रखा है, ऑप्शन नंबर तो 4th करेक्ट होगा, ठीक है, C पार्ट सही है हमारा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4th में मेंशन किया हुआ है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट इन द वाटर इज गिवन एज 2.42 × 10⁻³ एट 298 केल्विन, द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। सॉल्युबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि सॉल्युबिलिटी वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, अभी हमें और भी देखने को मिल जाएंगे आगे क्वेश्चंस। यहाँ पे अब ये जो वैल्यू गिवन है वो ग्राम्स पर लीटर इनवर्स स्क्वायर में गिवन है, तो यहाँ पे हमें मोलर मास ऑफ बैरियम सल्फेट गिवन है दैट इज 233 ग्राम्स पर मोल इनवर्स। सो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे जो 2.42 × 10⁻³ गिवन है, 2.42 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 233 ग्राम्स, तो इसको मोल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.04 × 10⁻⁵ अब यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो बैरियम सल्फेट के केस में, बैरियम सल्फेट BaSO4 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इट विल ब्रेक इन Ba+2 प्लस SO4 2-, तो KSP जब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे तो KSP यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए S, इसके लिए भी S, तो KSP यहाँ पे कितना हो जाएगा S स्क्वायर, तो 1.04 × 10⁻⁵ का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1.08 × 10⁻⁻10, 1.08 × 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर एंड लीटर की पावर -2। तो KSP की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो इट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सॉल्युबिलिटी S स्क्वायर हो रहा है दैट इज 1.04 × 10⁻⁵ का स्क्वायर हो जाएगा,
तो फाइनल ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10। तो ये हमारा मैच होगा किस ऑप्शन के साथ में, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है आयनिक इक्विलिब्रियम से, दैट इज द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ द COH होल ट्वाइस इज। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे हमें पीएच जो गिवन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो पीएच अगर हमें यहाँ पे 9 गिवन है तो पीओएच इस केस में क्या हो जाएगा 5, पीओएच कितना हो जाएगा 5। और यहीं से हम लोग जब OH माइनस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो OH माइनस कंसंट्रेशन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 10 की पावर माइनस ऑफ 5 के इक्वल आ जाएगा ये। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर हम जब इसके रिएक्शन लिखेंगे COH का होल ट्वाइस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये किस में ब्रेक होगा Ca प्लस 2 OH माइनस, Ca प्लस 2 OH माइनस, इसकी सॉल्बिलिटी कितनी हो जाएगी S और इसकी कितनी हो जाएगी 2S। तो इसकी सॉल्बिलिटी कितनी हो जाएगी 2S हो जाएगी। अब यहां पे जब हम लोग KSP की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो 2S जो है दैट इज OH माइनस कंसंट्रेशन, वो किसके इक्वल आएगा 10 की पावर माइनस ऑफ 5। तो 2S विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। अब KSP अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो KSP कितना हो जाएगा S इंटू 2S की पावर 2, दैट इज ये कितना हो जाएगा 4S क्यूब हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 15। तो जो KSP की वैल्यू आ रही होगी यहां पे हमारे पास कितनी आ रही होगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 15, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसमें वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर की बात थी। तो जस्ट एक वो बेसिक उस पर डेफिनेशंस पे या फिर बेसिक एग्जांपल्स देके आपको पूछा जा सकता है कि कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या है इसमें, या कॉन्जुगेट एसिड वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो है फॉर द ब्रॉन्स्टेड एसिड वाटर एंड HF का पूछा गया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था आपको H+ का डिफरेंस होगा, यहाँ पे H+ का डिफरेंस होगा। तो अगर इन ऑप्शंस पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें यहाँ पे देखेंगे तो एक इससे वाटर से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे H+ का डिफरेंस आ रहा है, एंड HF से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो H+ का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दैट इज द कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रॉन्स्टेड एसिड वाटर एंड HF। सो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें OH माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है विच विल मेक अ बेसिक बफर। बफर के क्वेश्चंस भी मैंने बोला था वहाँ पे कि बफर के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बफर के क्वेश्चंस रिपीटेशन होते हैं। तो बफर में अगर बेसिक बफर की यहाँ पे बात करी जा रही है तो बेसिक बफर सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक बफर होता क्या है। बेसिक बफर जो है बेसिक बफर यहाँ पे जो सॉल्ट यहाँ पे होगा यहाँ पे वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। जो बेसिक बफर होता है वो क्या होता है वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे तो इसमें से कौन सा ऐसा जो मिक्सचर है वो बेसिक बफर फॉर्म करेगा। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट ऑप्शन में तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है NaOH गिवन है। अब NaOH जो है वो वीक बेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कंडीशन तो हमारी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगी। सेकेंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सेकेंड वाले केस में भी हमारे पास में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो ये कंडीशन भी हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हमारे पास थर्ड कंडीशन है दैट इज 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NH4, ये OH है यहाँ पे, है ना, NH4 OH है।
तो इस वाले कंडीशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास वीक बेस है, तो इस वाले को अभी अब लोग चेक कर लेते हैं। और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे NaOH है, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं होगी। अब इस वाले केस में अगर हम लोग देखते हैं तो HCl प्लस NH4OH, HCl प्लस NH4OH, HCl प्लस NH4OH एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, NH4Cl क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl। और जब इसके मिलीमोल्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे HCl के, तो यहाँ पे इसके कितना आ रहा होगा, 10 मिलीमोल्स HCl के, HCl के यहाँ पे कितने आ रहा होगा, 10 मिलीमोल्स। उसी तरीके से अगर NH4OH के अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो NH4OH के केस में कितने हो जाएंगे, 20 मिलीमोल्स आ रहे होंगे यहाँ पे, 20 मिलीमोल्स। तो यहाँ पे Lr जो ऐड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 मिलीमोल्स वाला HCl, ये ऐड करेगा एज अ Lr। तो जो सॉल्ट हमारे पास में जो फॉर्म हुआ है वो कितने फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब NH4OH के यहाँ पे कितने बचे, 20 माइनस ऑफ 10, तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 10 मिलीमोल्स। तो NH4Cl के हमारे कितने बन रहे होंगे, 10 मिलीमोल्स। तो हमारा जो बेसिक बफर है, बेसिक बफर की जो कंडीशन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NH4OH मैच कर रही है। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सॉल्बिलिटी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया था, फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी ऑफ द NiOH होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज 2 × 10⁻⁻15। अब यहाँ पे नो डाउट NiOH होल ट्वाइस को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर सिंपल ये रहता, इसकी सॉल्बिलिटी हम लोग लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम पे, ये ब्रेक किस में होगा, Ni+2 प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पे इसकी सॉल्बिलिटी कितनी हो गई, S, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2S। बट यहाँ पे 0.1 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन भी बोला हुआ है। तो अगर इसमें देखेंगे NaOH को ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस। इसकी मोलर कंसंट्रेशन हमें 0.1 मोलर गिवन है, 0.1 मोलर। जब यहाँ पे हम लोग इसकी सॉल्बिलिटी डिफाइन कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो S रहेगा, बट इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये 2S प्लस 0.1 स्क्वायर OH माइनस कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा इसका 0.1 मोलर का। फिर ये कितना हो जाएगा, S इंटू ये हो जाएगा 4S स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 0.4 S। अब इसी केस में जब हम इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब S इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4S क्यूब प्लस 0.01 S प्लस 0.4 S स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करेंगे, हम ये जो इसकी S की हायर पावर्स है, जो हायर पावर्स है, नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ X, नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ S, तो हमें यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी गिवन थी, 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.01 S के इक्वल। S यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻15, और ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2। अब ये 10⁻⁻2 जब ऊपर की साइड पे जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻13, सो 2 × 10⁻13 मोलर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 2 × 10⁻⁻14 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पीएच के ऊपर है। अब इसमें जो पीएच क्वेश्चन जो है
the pKb of the dimethylamine and the pK of the acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of the dimethyl ammonium acetate solution is. अब यहाँ पे जो pKb dimethylamine का दे रखा है, ये भी हमारा वीक बेस है और ये जो है हमारा एसिडिक एसिड का, ये भी हमारा वीक एसिड है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है, वीक बेस एंड द वीक एसिड की कंडीशन बन रही है। वीक बेस और वीक एसिड की कंडीशन में हमने वहाँ पे जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस ऑफ pKb, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस ऑफ pKb। तो यहां पे हमें स्ट्रेट वैल्यूज गिवन है, pKa की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें यहां पे कितनी, 4.77 और pKb हमें कितना गिवन है यहां पे 3.27। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 7.75 के। तो ये फॉर्मूला भी हमने देखा था स्टार्टिंग में ही जब मैंने डिस्कशन किया था मिक्सचर के, तो वहां पे भी हमने ये देखा था इस तरीके से कि पीएच के स्ट्रेट फॉर्मूले से यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, आपको पीके गिवन है, पीके भी गिवन है, बस आपको वैल्यू पुट करके और डायरेक्टली आंसर निकालना था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 7.75। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन जो देखा था इसमें, वहां पे हमारे पास बेसिक बफर की बात करी गई थी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग द 50 ml ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड इज पीके ऑफ द CH3COH। अब यहाँ पे जो एसिड है वो एसिड हमारा क्या है, वीक है, वीक एसिड है एंड इट्स सॉल्ट, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो एसिडिक बफर की कंडीशन होती है, ये एसिडिक बफर की कंडीशन होती है यहाँ पे, दैट इज अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो यहाँ पे इस कंडीशन में पीएच का जो फॉर्मूला होता है, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड तो यहाँ पे पीके की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4.57 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अगर हम लोग यहां पे देखें तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन है, 0.1 डिवाइडेड बाय एसिड की कितनी है, 0.01। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से पीएच ओवरऑल कैलकुलेट करने पे यहां पे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 2, 10 की पावर माइनस 2, और ये ऊपर की साइड पर जब जाएगा तो ये 10 की पावर माइनस 1 है और वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर प्लस ऑफ 2, ठीक है। तो 10 की पावर 1 बचेगा वहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पे, ये 1 बच जाएगा, तो इट विल बी 5.57। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अ 5.57। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसी तरीके से जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि हमें जो देखना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, लुईस एसिड बेस थ्योरी वगैरह, तो बेस्ड ऑन दैट थ्योरी ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन एक्ट एज द लुईस एसिड। तो यहाँ पे लुईस एसिड की जो बात होती है, लुईस एसिड, पहले हम देखते हैं लुईस एसिड क्या होता है। लुईस एसिड आर द लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और लुईस बेस जो होते हैं, लुईस बेस आर लोन पेयर डोनर। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो वाटर के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो डोनेट करेगा, तो ये तो लुईस एसिड एक्ट नहीं करेगा। बट BF3 के पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल होती है, वैकेंट ऑर्बिटल, सो इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो ये क्या कर सकता है, एज अ लुईस एसिड। उसी तरीके से अगर OH माइनस कंडीशन में देखें तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, NH3 के केस में भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं,
तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 BF3 विल बी करेक्ट, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स वो एक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड। देन हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पीवाईक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पीवाईक्यू भी हमारे पास किस पे बेस्ड है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, और सॉल्युबिलिटी पे ना तो हमें कोई फॉर्मूला ढंग से अच्छे से याद करने की ज़रूरत है, इट्स अ क्लियरली कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब क्लियर इसकी प्रैक्टिस कर लो आप सॉल्युबिलिटी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस की। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और डेफिनेटली आपको सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर ऑफ KCl। पहले तो AgCl की कंडीशन किस में बात करिए, 0.1 मोलर ऑफ KCl सॉल्यूशन में, टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। तो पहली कंडीशन हमें AgCl की 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन में देखनी है, एंड सेकंड कंडीशन हमें देखनी है AgCl की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, वाटर के अंदर देखनी है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं AgCl की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, 0.1 मोलर KCl के अंदर। तो AgCl इन 0.1 मोलर KCl, इन 0.1 मोलर KCl। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग AgCl की सॉल्युबिलिटी को 0.1 मोलर ऑफ KCl में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब KSP डिफाइंड होगा तो AgCl को अगर आप ब्रेक कर रहे हो यहाँ पे, तो सेम अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ऐसा, Ag प्लस एंड प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे ये S होगा, यहाँ पे S होगा, बट यहाँ से जो 0.1 मिल रहा होगा तो KSP जो यहाँ पे डिफाइंड होगा वो कितना हो जाएगा, S इंटू S प्लस 0.1, S प्लस 0.1। तो यहाँ पे S प्लस 0.1 की जो वैल्यू होती है, ये S प्लस 0.1 को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके लेके चलेंगे, 0.1 के इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 के इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि जो S की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेसर होती है एज कंपेयर टू दिस से। तो यहाँ पे S प्लस 0.1 किसके इक्वल हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जो KSP की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमें कितनी गिवन है सॉल्युबिलिटी की, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू S इंटू 0.1 इंटू S। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 की पावर माइनस ऑफ 10, और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस ऑफ 1। तो ये कितना बच जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 9। तो इस कंडीशन में तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर माइनस 9। उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड कंडीशन में देख रहे हैं वाटर के अंदर में, AgCl एंड वाटर, AgCl एंड वाटर, तो AgCl की वाटर में सेम इसी तरीके से डिसोसिएशन होगा, AgCl Ag प्लस एंड प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी S। यहाँ पे KSP अगर वैल्यू देखेंगे तो 10 की पावर माइनस ऑफ 10, ये किसके इक्वल हो जाएगा, S स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे S कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 5, कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 5। अब यहाँ पे इस कंडीशन में 10 की पावर माइनस 9 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस ऑफ 5। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5। तो ये कितना बच जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 4। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4:1, 10 टू द पावर माइनस 4:1। सो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे रेशियो जो बैठेगा वो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से देख सकते हैं हमने 10 की पावर माइनस ऑफ 9 और 10 की पावर माइनस 5 को डिवाइड किया, तो कितना आ गया है, 10 की पावर माइनस 4:1। सो रेशियो कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस 4:1। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज द 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4। सो इस तरीके से हमने अभी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिसेस कर लिए हैं। अब जो हमने जितने हमने पॉइंट्स कवर किए थे, बेस्ड ऑन दैट हमने जितने भी पीवाईक्यूज देखे, हमें उन्हीं फॉर्मूला उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हमें सारे मिले। डेप्थ कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं था। तो एक जस्ट फॉर द फास्ट रिवीजन के लिए आप मतलब एक बार फॉर्मूलाज देख लें एक बार, और बेस्ड ऑन दैट उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसेस कर लें, वही बहुत फेयर इनफ है आपके लिए। और इसी बेस्ड ऑन दैट इस सेशन के ऊपर बेस्ड PDF आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके अपनी जो अभी जितना भी हमने इस सेशन में पढ़ा है वो आप लोग प्रैक्टिस करके और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।